की फेयर वैल्यू पे अपडेशन करनी पड़ेगी। हाँ, कुछ चीजें हैं उन पे IFRS 3 मना करता है कि उनकी फेयर वैल्यू के चक्कर में ना पड़ जाना। जैसे टैक्स पेएबल रिसीवेबल है, उसकी कहां फेयर वैल्यू के चक्कर में पड़ोगे, उस पर बस IAS 12 की बात मान लेना। इसी तरह से IAS 19 के मुताबिक जो एम्प्लॉय बेनिफिट्स प्लान वगैरह होते हैं उनके भी फेयर वैल्यू के चक्कर में ना पड़े। फिर वो जो IFRS 2 में शेयर बेस्ड पेमेंट्स, उनकी भी फेयर वैल्यू के चक्कर में ना पड़े। यानी 4-5 IAS मना कर दिए कि उनकी फेयर वैल्यू के चक्कर में ना पड़ना, बाकी सारे फेयर वैल्यू। और वो फेयर वैल्यू के एडजस्टमेंट गुडविल की वर्किंग में यहां नेट एसेट्स में प्लस या माइनस होंगे। एसेट्स की बात करते हैं, अगर फेयर वैल्यू ज्यादा है तो यहां पर प्लस, और फेयर वैल्यू माइनस है तो यहां माइनस। अच्छा, फेयर वैल्यू प्लस कर देनी है यहां पर, ये मैंने फेयर वैल्यू लिख दिया यहां, नहीं, फेयर वैल्यू बुक वैल्यू का डिफरेंस यहां लिखना है, इसको फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कहते हैं। ये एस अपनी बुक्स में भी चेंज कर देगा, नहीं, ये हम सिर्फ ग्रुप कंसोलिडेशन के लिए कर रहे हैं, एस की बुक्स को नहीं छेड़ रहे, वो अपनी जगह वैसे ही होगा। तो गुडविल की वर्किंग में नेट एसेट्स में हम इसको ऐड कर देंगे। फर्ज कर लेंगे लैंड है तो यहां पर इसको ऐड कर देंगे। एस ने अपनी बुक्स में भी चेंजेस कर ली नहीं, तो फिर एस के पीपीई के अंदर जो 65,000 आ रहा है उसमें वो 2 एडेड है नहीं। जब ग्रुप की नजर से हम यहां पर 2000 ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब ग्रुप की नजर से वो लैंड 40 नहीं 42 की है, तो बैलेंस शीट में भी उसको फिर 40 से 42 बनाना पड़ेगा। तो क्या करें फिर, 2000 गुडविल की वर्किंग में नेट एसेट्स में ऐड और बैलेंस शीट में रेलेवेंट एसेट में ऐड। इन्वेंट्री है तो इन्वेंट्री में ऐड, डेटर है तो डेटर में ऐड, और अगर फेयर वैल्यू कम है तो यहां से भी माइनस और बैलेंस शीट में रेलेवेंट एसेट में से भी माइनस। और लायबिलिटी में ये प्लस माइनस उल्टा हो जाएगा। कैसे, अगर किसी लायबिलिटी की फेयर वैल्यू ज्यादा है तो यहां पर, और उस रेलेवेंट लायबिलिटी में वहां पर ऐड हो जाएगा, और अगर लायबिलिटी की फेयर वैल्यू कम है तो यहां पर ऐड, वहां माइनस। लेकिन ये तब अगर वो एसेट, वो लायबिलिटी उस दिन जो था वो आज भी बैलेंस शीट में है तब। लेकिन अगर वो आज बैलेंस शीट में नहीं है, क्यों नहीं है, डिस्पोज हो गया, रियलाइज हो गया, खत्म हो गया, डेप्रिशिएट हो गया, खत्म हो गया, आज वो है ही नहीं, तो फिर भी यहां रेलेवेंट एसेट लायबिलिटी में ऐड कर लें नहीं। अच्छा, अब आज वो बुक्स में से जब निकल गया तो कहीं ना कहीं बिका होगा, उस पर कोई ना कोई प्रॉफिट या लॉस ऑन डिस्पोजल आया होगा, तो वो एस ने अपने पास रिटेन अर्निंग में रख लिया होगा। तो फिर हम इस फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट को यहां ले जाने की बजाय एस की रिटेन अर्निंग में ले जाएंगे। ओके, एडजस्टमेंट नंबर 4A सारी पढ़ लें, एडजस्टमेंट नंबर 4A पढ़ लें सारी, को आधे पेज से ज्यादा की एडजस्टमेंट है। 4A, बी नहीं कहा, 4A। जो नीचे लाल लाल सा नोट लिखा हुआ वो भी 4A सारी पढ़ लें, 4B से ऊपर ऊपर तक सारी पढ़ लें।
हाँ जी, हो रही, पढ़ ली। कोई सवाल परेशानी है तो बताओ। हाँ जी, देखें लाइबिलिटी की भी फेयर वैल्यू अगर ज़्यादा थी, यानी हमें अल्टीमेटली उसको ज़्यादा पैसे देने पड़ने थे, तो हमें ज़्यादा पैसे देने पड़े होंगे और हमने उसको लॉस बना लिया होगा। तो अब क्या करेंगे, उसकी रिटेन अर्निंग में वापस जाके ऐड बैक कर देंगे, यानी यहाँ लेस करेंगे और वहाँ ऐड कर देंगे रिटेन अर्निंग में। लाइबिलिटी की फेयर वैल्यू ज़्यादा है मतलब उसके ज़्यादा वर्थ बनती है, हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। अब फेयर वैल्यू कैसे निकाली जाती है, ये एक अलग है, IFRS 13। तो हमें लाइबिलिटी की फेयर वैल्यू अगर ज़्यादा नज़र आ रही है तो फिर इवेंचुअली ज़्यादा पैसे देने पड़े होंगे ना। तो जब ज़्यादा देने पड़े होंगे तो एस ने उसको अपना लॉस बनाया होगा। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से कह लें, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में नहीं था फेयर वैल्यू थ्रू P&L लिया, यानी अगर मार्केट में हालात ख़राब हैं और हमारी फेयर जो लाइबिलिटी की फेयर वैल्यू है, या देखें फेयर वैल्यू सिर्फ ये नहीं होती कि मार्केट में क्या वैल्यू है, फेयर वैल्यू होती है जिसपे एसेट और लाइबिलिटी एक्सचेंज हो सकते हैं। तो अगर हमारी लाइबिलिटी, हमारा लोन किसी ऐसे बैंक से था जिससे लोग बात करना पसंद नहीं करते कि यार ये नहीं ठीक है, अगर हम वो लोन किसी को ट्रांसफ़र करना चाहें तो उसके लिए हमें उसको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे ना, क्योंकि वो कहता है नहीं नहीं मैंने नहीं जिम्मेदारी अपने सर लेनी, मैंने नहीं लोगों से डील करना। तो ये फेयर वैल्यू है जो ज़्यादा है बुक वैल्यू से। तो अगर हमें अल्टीमेटली वाकई वो लोन सेटल करने में या ट्रांसफ़र करने में किसी को ज़्यादा पैसे देने पड़े होंगे, क्योंकि मैंने कहा आज बैलेंस शीट में नहीं है, तो एस ने फिर उसको अपना लॉस बनाया होगा कि और ज़्यादा पैसे देने पड़े होंगे। वो बता देता है फॉर एग्जांपल कि एक लोन था सिंपल सादा सा, जो बैंक ने इशू कर दिया, वो तो ऑब्वियसली डिवाइस नहीं होना ना, बैंक ने एक लोन, तो फिर उसकी फेयर वैल्यू भी वही रहेगी। हर एक की बुक वैल्यू फेयर वैल्यू डिफरेंट नहीं होगी, कईयों की सेम भी होगी, जिनकी डिफरेंट होगी उनकी बात हो रही है। जैसे कोई क्रेडिटर है और वो बदमाश है और हम किसी वजह से किसी को कहते हैं यार ये ना तुम पैसे मुझसे ले लो, इसको तुम खुद पे ऑफ कर देना, तो मैंने लाइबिलिटी उसको बेच दी। अब वो कहता है कि इतने बदमाश, मैंने नहीं उससे बात करनी, तुमने उसको 1000 रुपए देने थे, मुझे 1100 दो तुम, तो हमारी फिर इस लाइबिलिटी की फेयर वैल्यू 1100 हो गई। तो जिसकी फेयर वैल्यू कम ज्यादा होगी उसी की बात हो रही है, जिसकी फेयर वैल्यू कम ज्यादा नहीं होगी उसके लिए टॉपिक ही नहीं। अच्छा, ये कब की फेयर वैल्यू की एडजस्टमेंट है, इसको बैलेंस शीट पे अपडेट करना आके नहीं, ये गुडविल हम निकाल ही एक्विजिशन डेट की चीज रहे हैं, यानी ये हमने जो फिगर लिया ना 2000, ये एक्विजिशन डेट ही की है कि एक्विजिशन डेट पे इसकी फेयर वैल्यू इतनी ज्यादा थी। अब ईयर एंड आते आते मजीद ज्यादा हो गई है, होती रहे, हम ये सिर्फ एक्विजिशन डेट की कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो ये जो फेयर वैल्यूज हैं ये एक्विजिशन डेट की एडजस्टमेंट्स हैं। एडजस्टमेंट 4A अगर आप पूरी पढ़ चुके होंगे और आप लेक्चर रोक के सवाल करना चाहें जो आपको करना चाहिए, तो अब आप क्वेश्चन नंबर, पहले कौन सा बोल दिया था, 1 2 3 हो गया ना, अब आप 4 भी कर सकते हैं और 5 भी कर सकते हैं, और 6 भी कर सकते हैं। जी, क्वेश्चन 6 तक अब आप कर सकते हैं। जो प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं ये सारे मैंने कैफ 7 वाले ही सवाल डाले हुए हैं, तो आप प्रैक्टिस क्वेश्चन 6 तक कर सकते हैं, आपको करने चाहिए। अगर नहीं भी सॉल्व कर रहे तो कम से कम सॉल्व किए हुए देख जरूर लें, पीछे सोल्यूशन भी इसके मैंने आपको साथ भेजे हैं।
पढ़ लिया नहीं वो एडजस्टमेंट्स? एडजस्टमेंट नंबर 4A बताइए आपको। ये जो मैंने आखिर में एक नोट लिखा हुआ, ये क्या लिखा हुआ? हो सकता है एस को बाद में लगा कि अच्छा हमें इसको डाउन कर लेना चाहिए, वही जो एनआरवी वाली बात हो रही थी, तो उसको फिर हम रिवर्स कर देंगे, उसको रिवर्स कर देंगे, क्योंकि हम जो एडजस्टमेंट कर रहे हैं वो एस वाली एम ही बीच में पंगे ले रहा है वो, तो एस वाले को हम रिवर्स कर देंगे। अगर ये एसेट आज भी बुक्स में है तो यहां पर 2000 ऐड किया और पीपी में 2000 ऐड किया। पीपी में क्यों 2000 ऐड किया? क्योंकि ग्रुप की नजर में वो अब 2000 ज्यादा वाला एसेट है, तो अगर वो एक डेप्रीशिएबल एसेट होता तो ग्रुप की नजर में अगर वो 2000 ज्यादा वाला है तो फिर 2000 ज्यादा पे डेप्रिसिएशन भी चार्ज होनी चाहिए। तो अगर फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट किसी डेप्रीशिएबल एसेट की जा रही है तो उसको फिर हमें मजीद डेप्रीशिएट करना पड़ेगा। किसके मेथड लगा के? एस के पी के? किसके डेप्शन मेथड लगाएं? स्ट्रेट लाइन रिड्यूसिंग किसका लगाएं? एस का, क्योंकि वो एसेट एस का है। नहीं मेथड पॉलिसी नहीं होती, डेप्शन मेथड पॉलिसी नहीं होती। तो एस जो, क्योंकि एस का एसेट है वो, और अगर एस डेप्रीशिएट करता था लेट से 10%, तो फिर इस 2000 को 10% डेप्रीशिएट करना शुरू कर लें? नहीं, हमने इस 2000 की एग्जिस्टेंस ही कब साबित की है, कब बनाई है? तो अब वहां से ऑनवर्ड चलाना है, यानी इस फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट को फिर अब हम मजीद डेप्रीशिएट करेंगे। मजीद डेप्रीशिएट क्यों करेंगे, इसकी रीजन समझ लें। अगर हमने इसको रीवैल्यू नहीं किया, सॉरी, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की है और 2000 इसकी वर्थ ज्यादा बनती है, तो हमने यहां ऐड किया और यहां ऐड किया, क्योंकि ग्रुप की नजर में वो 2000 ज्यादा का एसेट है। एस ने तो अपनी बुक्स चेंज नहीं की थी, तो यहां पर ऐड किया। अब जब ऐड कर लिया तो फिर उसको डेप्रिशिएट भी तो और करना है, तो फिर उसको डेप्रिशिएट करने के लिए हमें एक्विजिशन डेट से लेके बैलेंस शीट फॉर द ईयर होती है। तो एक्विजिशन अगर 3 साल पुरानी है तो फिर 3 साल की एक्स्ट्रा डेप्शन चार्ज करनी पड़ेगी, और चूंकि एस का एसेट है तो कैसे चार्ज करें एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन? एस की रिटेन अर्निंग से माइनस कर दें और एसेट डेप्रिशिएट करना है, एसेट में से लेस कर दें। ये 4B बता दी आपको, एडजस्टमेंट 4B पढ़ लें। हाँ जी, और बी अगर बिक गया तो ये एप्लीकेबल नहीं, फिर एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि वो बिक गया तो बिक गया। अब मजीद डेप्रिशिएट क्या करना है उसको? जो भी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट थी वो हमने डाल दी ना इसकी रिटेन अर्निंग में, अब मजीद क्या डेप्रिशिएट करना है उसको? वो उसमें एडजस्ट हो गया। तो ये अगर बुक्स में मौजूद है तो ही है, अगर बिक गया हुआ है बाद में तो फिर ये एप्लीकेबल ही नहीं है। अच्छा, ये जिस तरह से लिखा हुआ है कि इज एडेड डिडक्टेड, ये मीनिंगफुल है ना? बात समझ आ रही है? इसी से बिल्कुल मिलती जुलती एक और एडजस्टमेंट है, IAS 38 कुछ इंटरनली जनरेटेड एसेट्स को रिकॉग्नाइज करने से मना करता है। जैसे इंटरनली जनरेटेड कस्टमर लिस्ट है,
इंटरनली जनरेटेड ब्रांड है, ये IS 38 ने मना किए हुए। क्यों मना किए हुए, उसकी भी रीजंस हैं। तो हो सकता है कि एस का एक इंटरनली जनरेटेड ब्रांड था जो एस की बुक्स में आ रहा था, नहीं आ रहा था, एस के एसेट्स में नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी एक बड़ी वर्थ थी, बड़ा नाम था उसका मार्केट में। तो जब यहां पर IFRS 3 गुडविल का तरीका ही ये बता रहा है कि आप कंसिडरेशन में से माइनस करें नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू, तो ब्रांड एक ऐसा एसेट है जो बुक्स में तो नहीं आ रहा लेकिन उसकी फेयर वर्थ है। और अगर आप यही रीजन ले लें कि एस के लोग कंपनी बंद करते तो इतने पैसे तो ले ही लेते, तो फिर वो ब्रांड भी तो किसी को बेच सकते थे ना। जिसको बेचते वो ये थोड़ी कहते कि तेरी तो बैलेंस शीट में नहीं आ रहा, तू क्यों बेच रहा है। लोग बैलेंस शीट देख के तो नहीं ना चीजें बेचते खरीदते। तो ब्रांड की वर्थ है, तो जब उसकी वर्थ है तो जो वो पेरेंट को शेयर्स बेच रहे हैं यकीनन उसके पैसे भी ले रहे होंगे। तो सही गुडविल ही तब निकलेगी जब उस ब्रांड की भी यहां पर वर्थ लगाएंगे, जस्ट लाइक फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। बस फर्क सिर्फ ये होगा कि ब्रांड की वर्थ अगर 7,000 है तो वो 7 का 7 ही फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है। क्यों? क्योंकि बुक्स में है ही नहीं, तो सारा का सारा ही फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है। तो हम उस पूरे के पूरे 7,000 को यहां ऐड करेंगे और चूंकि उसको अब इज्जत मिलने लगी है तो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर लेंगे। और अब अगर रिकॉर्ड कर ही लिया है और उसकी एक लाइफ भी है तो फिर उसको अमॉर्टाइज भी करेंगे। कैसे अमॉर्टाइज करें? है किसका वो एसेट? एस का है, तो अमॉर्टाइज करके कहां कहां चार्ज करें? एस की रिटेन अर्निंग में, और उसको जब अमॉर्टाइज कर रहे हैं तो ब्रांड में से माइनस कर लेंगे। एडजस्टमेंट नंबर 6 पढ़ लें सारी, 5 नहीं 6 का है मैंने। एडजस्टमेंट 6 पढ़ लें। एडजस्टमेंट 6 बिल्कुल ये इसी की तरह है, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की तरह। अच्छा हाँ, वो पहला पेज मैंने पढ़ने को बोला था, उसमें एक पॉइंट और बताना था, मिस हो गया। हम गुडविल की वर्किंग निकालते हैं। ये गुडविल आ रही है, एस का अच्छा नाम है। इस गुडविल को हम कहाँ शो करते हैं? एसेट्स में। हो सकता है नेगेटिव आ जाए, हो सकता है ये नेगेटिव आ जाए। इसको नेगेटिव गुडविल भी बोलते हैं और ये बार्गेन परचेज गेन भी कहलाता है। नेगेटिव क्यों आ रही होगी? है वो तो फिर पॉजिटिव गुडविल आती। कम पैसे दिए हमने, इससे कम पैसे दिए हैं, यानी हमने एस के शेयर सस्ते में खरीद लिए हैं। जिन पुराने ओनर से हमने शेयर्स खरीदे हैं उनको बेवकूफ बनाया, उनकी मजबूरी का फायदा उठाया और हमने सस्ते खरीद लिए। यानी एस कंपनी का नाम अच्छा नहीं था, लॉसेस में जा रही थी, तभी वो बेचारे मजबूर थे, हमने सस्ते में खरीद लिए। फिर हमने खरीदे क्यों? यकीनन एस में पोटेंशियल होगा, उसके एसेट्स सेटअप वगैरह सब अच्छा होगा, बस उन लोगों से मैनेज नहीं हो रही होगी कंपनी, और हमें उम्मीद होगी कि हम इसको अच्छा मैनेज कर लेंगे, तो हमने उनसे सस्ते में शेयर खरीद लिए। तो पेरेंट के लिए ये एक फायदे वाली बात है।
तो इस फायदे को फिर पी की रिटेन अर्निंग्स में ऐड कर लेंगे। तो अगर गुडविल पॉजिटिव आई तो एसेट, नेगेटिव आई तो पेरेंट की रिटेन अर्निंग्स में ऐड कर लेंगे। ये पहले पेज पे ये बात लिखी हुई थी, नोट्स में पहले पेज पे बात लिखी हुई है। तो अगर गुडविल के आंसर पॉजिटिव आया तो ये एसेट है, अगर नेगेटिव आया तो ये पेरेंट के लिए एक इनकम है, तो पेरेंट की रिटेन अर्निंग्स में ऐड हो जाएगी। अच्छा अब देखिए, मैं इधर चीजें ऐड लेस करा रहा हूं तो अब इसका पेट भरता जाएगा, यानी वर्किंग बड़ी हो जाएगी। लेस यूआरपी, ऐड नेगेटिव गुडविल, लेस एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन ऑफ फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, तो ये सारी बढ़ती जाएगी। अब इसी तरह ये जो मैंने कहा इधर ये ऐड करना है, तो ये देखें गुडविल की वर्किंग में यहां पर और लाइन आ जाएंगी, ब्रांड रिकॉग्नाइज करना है और लाइनें आ जाएंगी। तो ये जो भी सामने बोर्ड पे किया था ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे, हिम्मत है। एक IAS 37 में एक लायबिलिटी होती है कंटिंजेंट लायबिलिटी। कंटिंजेंट लायबिलिटी ये होती है कि जिसको हमने प्रोविजन नहीं बनाया होता, और ये IAS 37 भी आपने खुद ही रिवाइज करना है। तो उसके लिए आपको कैफ 7 का पूरा लॉगिन दे दिया है, पूरे लेक्चर हैं आपके पास कैफ 7 के, जो मर्जी टॉपिक रिवाइज करना चाहें। तो कैफ 7 में IAS 37 है, उसमें कॉन्सेप्ट होता है कंटिंजेंट लायबिलिटी। कंटिंजेंट लायबिलिटी ये होती है कि जो ऑब्लिगेशन है उसकी प्रोबेबिलिटी अभी कम है, अगर 50% से ज्यादा होती तो हम प्रोविजन बना लेते। मिसाल के तौर पर हमारे खिलाफ एक केस हुआ हुआ है और हमारा वकील कहता है कि आप फिक्र ही ना करें, आप केस नहीं हारेंगे, तो हम इसकी प्रोविजन नहीं बनाएंगे। लेकिन अगर हमारा वकील कहता कि आप बुरी तरह फंस गए हैं और आपने जो कतरी खत दिया था वो भी नहीं चला, और अब आप बुरी तरह फंस चुके हैं, आपका क्लेबरी फॉन्ड भी पकड़ा गया है, तो अब आपका कुछ नहीं बनना, अब आपके खिलाफ फैसला होगा ही होगा। फैसला हुआ नहीं है अभी हमारे खिलाफ, लेकिन वकील ने हमें डरा दिया, तो हमारे खिलाफ फैसला होने के चांसेस 50% से ज्यादा हैं, तो हम प्रोविजन बनाते हैं। तो अगर हम 50% से कम चांसेस पे प्रोविजन नहीं बना रहे होते, उसको कंटिंजेंट लायबिलिटी कहते हैं। और IAS 37 कहता है कि कंटिंजेंट लायबिलिटी बुक्स में नहीं आनी चाहिए, बस सिर्फ डिस्क्लोज होती। तो एस की बैलेंस शीट में, बुक्स में कंटिंजेंट लायबिलिटी आ रही होगी नहीं। लेकिन अगर एक्विजिशन डेट पे ऐसा ही कोई मामला पेंडिंग था तो हमने पैसे देते हुए यकीनन उसको कंसिडर किया होगा, थोड़े पैसे दिए होंगे। तो अगर यहां पर उसको एडजस्ट ना किया गया तो गुडविल सही नहीं निकलेगी। देखें, अगर कंपनी पे केसेस ही केसेस हैं, बेशक उसके खिलाफ फैसला हुआ नहीं है और वकील कहता है हम बच जाएंगे, फिर भी हम उस कंपनी को खरीदते हुए तो पैसे थोड़े देंगे ना फिर। तो अगर गुडविल की कैलकुलेशन में उसका हिसाब ना रखा गया तो गुडविल सही नहीं आएगी। और उन केसेस की एग्जिस्टेंस है IFRS 3 की वर्डिंग में, वो आइडेंटिफाइबल है, उसकी अपनी पहचान है। तो बेशक वो एस की बैलेंस शीट में नहीं है, फिर भी हम उसको ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से इज्जत देंगे और उसको लायबिलिटी मानेंगे। तो एस की ऐसी कंटिंजेंट लायबिलिटी जो एस की बैलेंस शीट में नहीं थी, क्यों नहीं थी? IAS 37 ने मना किया हुआ था, लेकिन उसकी एग्जिस्टेंस थी। IFRS 3 एक वर्ड यूज करता है, आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स एट एक्विजिशन, यानी एक्विजिशन डेट पे जो जो भी एसेट्स लायबिलिटीज बेशक बुक्स में थे या नहीं थे, लेकिन उनकी हैसियत थी, उनकी एग्जिस्टेंस थी, उनकी पहचान थी, उनकी आइडेंटिफिकेशन थी, उस दिन वो मौजूद थे। उस दिन किस दिन? उनकी फेयर वैल्यू निकाली जाएगी। अगर वो ऑलरेडी बुक्स में है तो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट होगी, अगर ऑलरेडी बुक्स में नहीं है
तो बुक्स में लाया जाएगा। जैसे मैंने भी इंटरनली जनरेटेड ब्रांड एडजस्टमेंट 6 कही थी। तो कंटेंजेंट लायबिलिटी भी अगर अपनी हैसियत रखती है, हम फंसे हुए हैं केस के अंदर, बेशक एस की बुक्स में नहीं है, लेकिन अगर वो आइडेंटिफाइबल है, उसकी फेयर वैल्यू निकल सकती है, तो फिर उसको बिल्कुल ये इंटेंजिबल ब्रांड की तरह बुक्स में क्रिएट किया जाएगा। बुक्स में पहले से वो कैसे सकती है? नहीं होगी ना, कभी भी नहीं होगी, क्योंकि आईएएस ने मना किया हुआ है। वही मिसाल दे रहा हूं ना, जो इंटरनली जनरेटेड ब्रांड था वो भी बुक्स में नहीं था, क्योंकि आईएएस ने मना किया हुआ है, लेकिन हमने उसको इज्जत दी। तो कंटेंजेंट लायबिलिटी एस की और एस की बुक्स में नहीं है, तो हम उसको इज्जत दे के ग्रुप में लाएंगे। क्या एडजस्टमेंट करें? यहां एड लेस एक लायबिलिटी मान रहे हैं, यहां लेस और बैलेंस शीट में ले आएंगे। अब ये बैलेंस शीट में इसका लायबिलिटी आना, ये सिर्फ गुडविल के सिर्फ ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। अपने आप बात देखें, गुडविल तो मुझे समझाने में आसान है ना, इसलिए मैं बार बार गुडविल का रेफरेंस दे रहा हूं। कॉन्सेप्ट क्या है? आईएफआरएस 3 कहता है कि एस के वो एसेट्स और लायबिलिटीज जो एग्जिस्ट करते थे, उनकी आइडेंटिफिकेशन थी, वो ग्रुप बैलेंस शीट में आएंगे। हां, आप ये कह सकते हैं कि जी उसका ताल्लुक सही गुडविल से बन रहा है, ठीक है, कह सकते हैं आप, लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि एस के वो लायबिलिटीज, वो एसेट्स जो देखें, पी ने जब पैसे दिए तो क्या उन एसेट्स लायबिलिटीज के पैसे नहीं दिए होंगे, या उसने एस की बैलेंस शीट देख के पैसे दिए होंगे? तो उनके लिए पेमेंट हुई है ना, तो जब उनके लिए पेमेंट हुई है तो फिर उनको नजर भी आना चाहिए बैलेंस शीट में। देखें, जो भी एसेट लायबिलिटी एस का उस दिन मौजूद था, उसको कैलकुलेशन में सामने रखा गया होगा, तो फैसला हुआ होगा कि हम पूरे एस को कितने में खरीद रहे हैं। तो पेमेंट करते हुए, ट्रांजैक्शन करते हुए उनको रखा गया है सामने, तो वो आइडेंटिफाइबल है। अब चाहे वो एस की बुक्स में थे चाहे नहीं थे, अगर थे तो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, और अगर नहीं थे तो पूरे के पूरे को बुक्स में लाएंगे। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी की फेयर वैल्यू निकाली जाएगी, जो यहां पर लेस और लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। कब की फेयर वैल्यू? एक्विजिशन डेट। ईयर एंड तक आते आते अगर इसकी वैल्यू और बढ़ गई है तो फिर इसको और बढ़ा देंगे, और वो जो मजीद बढ़ गई है नहीं, किधर? दोबारा सुने, एक्विजिशन डेट पे एस की एक कंटिंजेंट लायबिलिटी थी जो उसकी बुक्स में नहीं थी, क्योंकि कंटिंजेंट लायबिलिटी थी, लेकिन उसकी चूंकि वैल्यू थी तो हमने इसको खुद क्रिएट किया। यहां लेस किया, लेट से 4000, यहां लेस किया, और यहां हमने कहा वो हमारी एक लायबिलिटी आ गई 4000। लेकिन ईयर एंड आते आते वो 4 से 6 हो गई है, तो यहां क्या लिखूं? यहां तो 6 लिखूंगा, तो वो जो 2 और है उसका क्या करूं? वो एस का एक्सपेंस बनाएंगे। लेकिन अगर वो 4 से 3 पे चली गई है, नहीं, फिर नहीं छेड़ेंगे, कम नहीं करना, कम नहीं करना जब तक सेटल नहीं होती, क्योंकि अभी है ही जब कंटिंजेंट, तो भी कम नहीं करना उसको। अगर और बढ़ गई है तो बढ़ा दें और यहां पर एक्सपेंस बना दें, लेकिन अगर कम हो गया तो फिर नहीं, फिर 4-4 हजार रहने दें, यहां 4000 और यहां 4000। प्रूडेंस होगा कोई मकसद, रिड्यूस नहीं करना उसको जब तक एक्चुअली सेटल नहीं हो जाती। अच्छा, और अगर एस ने अब प्रोविजन बना ली हुई है उसकी, रिवर्स एस का काम रिवर्स करें। ये पहले भी कहा था फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट में भी कि अगर एस ने खुद कुछ कर लिया तो वो रिवर्स कर दें। एडजस्टमेंट नंबर 7 सारी पढ़ लें, एडजस्टमेंट नंबर 7 सारी कर दें, पढ़ लें। जी, लेकिन कैलकुलेशन हो एक्विजिशन डेट की रही है, वो एक्विजिशन डेट वाली फिगर आएगी। अच्छा, लायबिलिटी ही सेटल हो गई है, लायबिलिटी सेटल हो गई है, तो फिर एस ने क्या किया होगा? ये वही वाली बात आ गई जो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, जो एसेट आज एग्जिस्ट नहीं करते, फिर हम रिटेन अर्निंग में लाएंगे।
वो नहीं जो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, जो लाइबिलिटीज आज बुक्स में नहीं हो, एसेट लाइबिलिटी बुक्स में नहीं है। अभी 4A में क्या बताया था? वो तो ठीक है, ये मतलब अब सेटल हो गया, वहां पे तो आ जाएगा इसको। फिर यहाँ नहीं लाएंगे ना, नहीं यहाँ पे तो नहीं आएगा, सेटल जो हो गया। फिर वो एस की रिटेन अर्निंग में माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहां माइनस यहां प्लस। ये वही बात बन जाएगी जो मैंने फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट में कहा था कि एसेट्स लायबिलिटीज जिनकी हम फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कर रहे हैं और वो आज बुक्स में नहीं है, यानी सेटल हो गई हुई है, फिर 4A में लिखी हुई है मैंने ये बात, तो फिर बैलेंस शीट में नहीं लाना उसको, फिर एस की रिटेन अर्निंग में ऐड कर देना। ये वो 4A में कवर की हुई है ये बात। बेशक एडजस्टमेंट 7 में मैंने दोबारा नहीं लिखी, क्योंकि एडजस्टमेंट 7 मैंने बनाई ही ये है कि अगर वो स्टिल पेंडिंग है तो, लेकिन अगर वो आज सेटल हो गई होती तो फिर वो जो 4A में लिखा हुआ ना कि लायबिलिटी आज बुक्स में नहीं है, फिर वो वाला काम करेंगे। अगर सेटल हो गई होती तो वो तो एक्सपेंस बना ली होती है एस ने, तो इसलिए उसके ऐड बैक कर देंगे, क्योंकि वो इस देखें जो यहां पर चीज एडलेस हो रही है वो पोस्ट है, जबकि हमारे ख्याल में वो प्री का मसला था, तो इसलिए हम वहां से निकाल के यहां लाएंगे, इसलिए यहां ऐड करेंगे और यहां लेस करेंगे। एडजस्टमेंट 7 पढ़ ली। अच्छा एक और बता देता हूं। लेकिन यहां तक आप सवाल कर रहे हैं, फिर बाकी जो है मैं अगली क्लास में बता दूंगा। एक और बता देता हूं, बताने इकट्ठी पढ़ लेते हैं? बता दो इकट्ठी 7 में पढ़ी, इकट्ठी पढ़ लो क्या है? चलो पढ़ लो पहले। प्रोविजन वो वाला भी पढ़ जो बनावे डब्बा। नहीं नहीं वो ना पढ़ें अभी। एडजस्टमेंट 7 सिर्फ 7 के नीचे जो डब्बा बना है वो ना पढ़ें अभी। इन अकॉर्डेंस विद IAS 37 यो फेयर वैल्यू लायबिलिटी। नहीं IAS 37 वो प्रोविजन की कैलकुलेशन ना, यानी अगर इसने बाद में प्रोविजन बना ली होती और उसके मुताबिक जो अमाउंट बनती है तो वो अमाउंट। चलें एक एडजस्टमेंट और सुन लें, फिर आपको उसके सवाल बता देता हूं और वो आप सवाल कर लें ताकि अगली क्लास में फिर मैं आपको और अगली एडजस्टमेंट्स भी बता दूं। अच्छा फिर ये सवाल करना ताकि अगर मसले हों तो आप पूछ सको तो मुझे आइडिया होगा उनको क्या मसले हुए होंगे। हाँ हाँ URP गुड्स वाला, उसमें URP की ट्रीटमेंट दोहरा रहा हूं मैं क्योंकि उसी की बेस पे अगली एडजस्टमेंट बतानी है। अगर पेरेंट ने कुछ चीजें 8 की खरीद के
आगे 10 की बेच दी थी तो उसने प्रॉफिट कमाया था 2000। एस ने खरीदी 10,000 की और अगर इनमें से 30% स्टॉक में पड़ी हुई है, बल्कि स्टॉक में नहीं पड़ी हुई, सॉरी, 30% सेल हो गई, तो स्टॉक में कितनी पड़ी रह गई? 7,000। यूआरपी कितना कितना? 1400 आ गया। ठीक है, क्या करें इस 1400 की एडजस्टमेंट? स्टॉक में से निकाल दें और सेलर की रिटेन अर्निंग से निकाल दें। पूरा 2000 क्यों ना निकाल दें? एस ने इस 3000 को क्या किया होगा? कॉस्ट ऑफ सेल। इस 3000 को कॉस्ट ऑफ सेल बना होगा ना, तो एस की कॉस्ट ऑफ सेल भी तो ज्यादा नहीं होगी? देखें, इस 10,000 में प्रॉफिट लोडेड है ना, तो एस को ये चीजें महंगी मिली हैं, तो उसने उन महंगी चीजों में से जब चीजें बेच दी तो उसकी कॉस्ट ऑफ सेल भी तो महंगी आ रही है, तो उसका नहीं कुछ मसला होना चाहिए। तो उसको नहीं ठीक करना कुछ, रिवर्स वगैरह? नहीं, ये नहीं कि उसने एक्सपेंस ज्यादा बना लिया है तो उसको रिवर्स करें, ऐसा कुछ नहीं। कुछ करना चाहिए ऐसा कि नहीं? नहीं करना चाहिए। अगर एक ने दूसरे को महंगा बेचा तो ठीक है, उसने खरीद लिया, उसका एक्सपेंस ज्यादा, कोई मसला नहीं। देखें, अगर पेरेंट ने जो 10,000 की चीजें उसको बेची हैं और इसने सारी की सारी चीजें आगे बेच दी होती तो उसकी कॉस्ट ऑफ सेल 10,000 आ रही होती ना, तो क्या हम उसके प्रॉफिट्स को ठीक करते? नहीं। तो एक का दूसरे से बेच के कमाना कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। इशू क्या है? इशू यह है कि जिस चीज को बेच के कमाया था उसमें से कुछ या सारी की सारी अभी भी बैलेंस शीट में आ रही हो। मसला यह है, दोबारा सुनिए, जिसने चीजें बेच के प्रॉफिट कमाया था उसका प्रॉफिट कमाना मसला नहीं था। अगर बायर ने वो चीजें सारी की सारी खा पी ली होती या आगे कहीं बेच दी होती और उसके बैलेंस शीट में ना आ रहा होता तो कोई मसला नहीं था। मसला कब आएगा? जब बायर के पास उन खरीदी हुई चीजों में से कुछ एसेट में आ रहा होगा, जितना आ रहा होगा उसमें मसला होगा। यानी इनमें से 70% चीजें बची हुई हैं, तो फिर 70% चीजों में मसला है ना, तो यूआरपी भी इन बची हुई चीजों में है। अब इन गुड्स की जगह एक डेप्रिशिएबल एसेट रख लेते हैं। ग्रुप की नजर से अगर देखें तो कॉस्ट नहीं है। क्या 30% कॉस्ट नहीं है? 30% क्या मतलब कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा जो ही है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। हाँ, ग्रुप की नजर से तो वो कॉस्ट नहीं है। नहीं, लेकिन एक ने प्रॉफिट कमा लिया, दूसरे का एक्सपेंस आ गया, कोई मसला नहीं है। एक ने प्रॉफिट कमा लिया। देखो हुआ क्या कि पेरेंट ने ये चीज 8,000 की खरीदी थी और उसने 10 की उसको बेची, तो थोड़ा सा प्रॉफिट इसने रखा। अब 10 से ऊपर जो प्रॉफिट होगा वो ये रख लेगा, नहीं ठीक है। तो कोई मसला नहीं है। यानी गुड्स जितनी बेची थी उन पे जो प्रॉफिट कमाया था वो मसला नहीं है, उनमें से अगर कुछ बची रह गई होंगी तो मसला है। और यूआरपी कैसे निकालें? या तो इस 2000 में से इसका 30% माइनस करके बाकी 1400 निकाल लें, ठीक है, या फिर इसी के ऊपर वो यूआरपी जीपी की परसेंटेज लगा दें तो भी सही है। अब इन गुड्स की जगह रख लेते हैं कोई इक्विपमेंट, डेप्रिशिएबल इक्विपमेंट। इसने एस को कोई प्लांट बेचा और अपने पास 2000 का प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लिया। एस ने प्लांट खरीदा
उसमें से 30% डेप्रिशिएट कर दिया, बाकी उसके पास नेट बुक वैल्यू में आ रहा है। कोई यूआरपी की एडजस्टमेंट होगी? बिल्कुल सेम, बस गुड्स की जगह प्लांट बन गया। गुड्स ने बिकना था, कॉस्ट ऑफ सेल बन जाना था, ये डेप्रिशिएट हो गया, कॉस्ट ऑफ सेल बन गया। मसला क्या है, जितना स्टॉक या जितना प्लांट बैलेंस शीट में आ रहा होगा उसमें जो प्रॉफिट लोडेड है वो यूआरपी है। जब गुड्स की बात हो रही थी तो हमने यूआरपी सेलर के प्रॉफिट्स में ठीक किया था, बायर के प्रॉफिट्स में भी कुछ किया था नहीं। तो अब भी चाहे वो गुड्स बेची हो चाहे वो प्लांट बेचा हो, हम उस प्लांट के ऊपर यूआरपी निकालेंगे। ट्रीटमेंट वही होगा, क्या? सेलर की रिटेन अर्निंग से लेस और प्लांट में से लेस, बस स्टॉक की जगह प्लांट आ गया। इसमें पुराना पाकिस्तानी वर्जन कुछ 2-3 साल पुराना गलत था, कुछ 2 साल हुआ आई कैप ने इसको अडॉप्ट किया है, वो भी अल्लाह का शुक्र है मैंने ही बहस की उनके साथ और केस शेस बना के फिर वो एग्री किए इस बात पे। तो आई कैप अभी कुछ 2 साल पहले एग्री किया इन चीज़ों के ऊपर, वरना उससे पहले जो पाकिस्तान में वर्जन चल रहा था वो गलत चल रहा था। मैं चूंकि एसीसी भी पढ़ाता था तो मुझे एसीसी का आइडिया था, और जितने लोग एसीसीए को पढ़ाते से रहे हैं टीचर्स, उनके कॉन्सेप्ट्स भी ठीक हैं, लेकिन जो पाकिस्तान में पले बड़े और पाकिस्तान के सीआई को पढ़ाया उनके कॉन्सेप्ट्स खराब थे। क्या था पाकिस्तान में, ये बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप में से कुछ पुराने लोग भी होंगे जो मुझे सुन रहे होंगे। पहले पाकिस्तानी वर्जन ये था जो कि गलत है कि प्रॉफिट को सेलर में एडजस्ट कर देते हैं और वो जो बायर ने एक्स्ट्रा डेप्शन चार्ज की हुई है वो बायर में एडजस्ट कर देते हैं। अभी मैंने क्या कहा है, करना क्या है हमने, यूआरपी ही सेलर में से निकाल देंगे और प्लांट में से निकाल देंगे, यानी बायर में कुछ नहीं करना। लेकिन पुराना गलत कॉन्सेप्ट ये था जो पाकिस्तान में चलता था कि सेलर से पूरा 2000 निकाल दें और बायर की डेप्रिसिएशन एडजस्ट कर दें कि उसने जी ज्यादा डेप्शन एक्सपेंस बनाया हुआ है। तो क्या गुड्स के केस में उसने ज्यादा कॉस्ट ऑफ सेल नहीं बनाई होती थी क्या? तो वो नहीं एडजस्ट करना क्या? तो ये गलत कॉन्सेप्ट था। तो जो आप में से पुराने लोग इस चीज को याद करके बैठे हुए हैं कि सेलर के प्रॉफिट्स को खत्म कर दें और बायर की डेप्रिसिएशन को खत्म कर दें, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। सही तरीका क्या है? आईसीडब्ल्यू के भी सवाल, एसीसी के आर्टिकल, ये सारा केस बिल्ड करके मैंने आईकैप को दिया था और उसके फिर ऊपर बात बनी थी। 2018 में कहीं मैंने लड़ा था केस, तो मतलब केस कोर्ट में नहीं लड़ा था, वैसे उनसे बात की थी, वो मान गए थे फिर। तो जो गुड्स होती हैं क्या उनमें हम बायर की कॉस्ट ऑफ सेल एडजस्ट कर रहे होते हैं? तो फिर पीपी के केस में हम इसकी कॉस्ट ऑफ सेल क्यों एडजस्ट करें कि जी बायर ने डेप्शन ज्यादा चार्ज की हुई है, तो फिर उसने कॉस्ट ऑफ सेल नहीं ज्यादा चार्ज की होती थी। और अगर ये प्लांट आज खत्म होके बिक गया होता, खत्म, तो फिर भी कोई एडजस्टमेंट करते? तो क्या फिर नहीं उसने डेप्शन ज्यादा चार्ज की हुई? तो इसलिए पुराना मेथड ये पाकिस्तान में चलता था कि सेलर के प्रॉफिट्स ठीक कर दें, बायर की डेप्शन ठीक कर दें। ये सही नहीं है। ये बिल्कुल सही तरीका क्या है? बिल्कुल गुड्स वाला, बिल्कुल गुड्स वाला, कि जितनी चीजें बची हुई हैं उनमें यूआरपी है, तो जितना प्लांट बचा हुआ है उसमें यूआरपी है, और यूआरपी निकाल के सेलर के प्रॉफिट्स में से लेस, ये सेलर है तो यहां, ये सेलर है तो यहां, और पीपी में से लेस। ये एडजस्टमेंट नंबर 5 मैंने आपको सारी बता दी। अच्छा, अब 5 को मैंने अल्टरनेटिवली कह के पहले 5A 5B करके लिखा हुआ है, फिर अल्टरनेटिवली बड़ा बड़ा लिख के फिर 5 लिखा हुआ है। बैलेंस शीट के लिए आप वो अल्टरनेटिवली के बाद वाला 5 याद रख लें। 5A और B पढ़ जरूर लें क्योंकि एसओसीआई में 5A और B चलेगा, 5 नहीं चलेगा। 5A और B पढ़ जरूर लीजिएगा, लेकिन बैलेंस शीट के लिए 5 पूरा अल्टरनेटिवली के बाद जो लिखा हुआ है वो लिखिएगा। यहां पर मैं इसको रोकता हूं और जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस अब आप कर सकते हैं, करने हैं, सकते क्या करने हैं, वो क्वेश्चन 1 से अगर शुरू करें हम तो 5, 6 भी हो गया, 7, 8,
8 तक, क्वेश्चन नंबर 8 तक, 1 से लेके 8 तक, प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 से लेके 8 तक ये आपने अब करने हैं, क्योंकि अब ये आपको जो लेक्चर मैं दे रहा हूं ये आपको संडे को अवेलेबल कर दूंगा मैं, तो आपने अब ये लेक्चर सुनने हैं और ये 8 सवाल आपको कहें ये करने हैं आपने। ये कैफ 7 वाला पोर्शन स्ट्रांग होगा तो फिर अगला जो मुश्किल कंसोलिडेशन है उस पर हाथ पड़ेगा। अगर आप इसी को कच्चा रखेंगे तो इसके ऊपर जो दीवार खड़ी करनी है वो गिर जाएगी। और अबू दाऊद में रिवायत है, सैयदना अबू मामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उस शख्स के लिए जन्नत के अतराफ में कॉर्नर्स पे एक घर का जामिन हूं जिसने हक पर होते हुए भी झगड़ा छोड़ दिया, और उस शख्स के लिए जन्नत के दरमियान में एक घर का जामिन हूं जिसने मजाक के तौर पर भी झूठ नहीं बोला, और उस शख्स के लिए जन्नत के बुलंद तरीन हिस्से में घर का जामिन हूं जिसने अपना इखलाक अच्छा कर लिया। अगली क्लास में मुलाकात होगी इंशाअल्लाह।